हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। आज हम लोग पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में चर्चा करेंगे और उससे उत्पन्न होने वाले जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स से जो सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यह मुद्दा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 में आपको इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स पढ़ने होते हैं। पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में पढ़ना होता है। तो किस प्रकार से यह मुद्दा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चुनौतियों को पैदा करता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इम्प्लीकेशंस एंड चैलेंजेस फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स। पार्लियामेंट सिक्योरिटी की जहां तक बात हो तो अभी हाल फिलहाल में ही 13 दिसंबर को एक वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच की घटना हुई, जहां दो युवक लोकसभा के चैम्बर में स्मोक गैस कैनिस्टर लेकर कूद गए और वहां पे नारेबाजी करने लगे। हाल ही में मीडिया में ये खबर रही और पूरे देश में सनसनी हो गई इस खबर को लेकर, क्योंकि पास्ट में 13 दिसंबर को ही पार्लियामेंट में टेरर अटैक हुआ था और उस टेरर अटैक के कारण भारत, पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच संबंध भी तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि इस बार जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ वह देश के ही युवकों के द्वारा यह सिक्योरिटी ब्रीच किया गया। तो किस तरीके से ये पूरा मुद्दा हमारे लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उसको देखते हैं। ब्रीच का यह जो इंसिडेंट है, कुछ युवा अपने जूतों में स्मोक कैनिस्टर को डालकर पार्लियामेंट की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए अंदर घुस गए। वो खासकर कुछ आंतरिक मुद्दों को लेकर सरकार से उनकी नाराज़गी थी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि वह बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, किसान के मुद्दे को लेकर और मणिपुर में जो इतनी हिंसा चल रही है, इतनी कन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके ऊपर सरकार के रवैये से नाखुश थे और अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए वो संसद में इस तरीके की सिक्योरिटी ब्रीच की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। इस इंसिडेंट के बाद अब चूंकि पूरे देश में संसद की सुरक्षा की बात है, संसद की सुरक्षा का प्रश्न है, तो वह हमारे लोकतंत्र का सबसे आइकनिक प्लेस है पार्लियामेंट के ऊपर जब इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच और इंट्रूजन होता है तो उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन और पब्लिक में भी संसद की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हो गई। इस पूरे परिस्थिति के दरमियान जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा, सरकार ने पार्लियामेंट में विजिटर्स के फ्रिस्किंग के लिए और बैगेज स्कैनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स थे, तो 8 दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स को गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एक्टिंग सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल के अंतर्गत एक कमेटी बनाई, जिसका काम इस सुरक्षा चूक के पीछे के लैप्सेस को देखना और उन वजहों को पता लगाना है कि यह सुरक्षा चूक क्यों हुई है। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा कि तत्काल इसको लेकर सरकार ने एक्शन लिए और कमेटी बनाई। अब चूंकि आप देखें, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए केस स्टडीज़ भी आपको पेपर 4 में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरीके के रिस्पॉन्स वहाँ पर काम आ सकते हैं। दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा इस चीज़ की ओर गौर करें कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध जो लगी, तो कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं जो कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि वहाँ पर पार्लियामेंट में जो विजिटर्स होते हैं, जो वहाँ पर आगंतुक होते हैं, उनके फ्रिस्किंग का काम और बैगेज स्कैनिंग का काम अभी तक वहाँ पे दिल्ली पुलिस कर रही थी। आप ये जान लें, आपका भी अनुभव रहा होगा कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस पर या मेट्रो स्टेशंस में हमारी फ्रिस्किंग होती है, यानी कि फिजिकल फ्रिस्किंग होती है, जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कोई वैसा आपत्तिजनक वस्तु ले जा रहा हो तो सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा उसकी बॉडीली चेक होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे सामानों की जांच होती है। तो संसद में ठीक उसी तरीके से फ्रिस्किंग का और बैगेज स्कैनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस की थी अभी तक। तो एक पहली एजेंसी जो उसमें आती है वो है दिल्ली पुलिस। दूसरी चीज़ है, ये आपको जानना जरूरी है कि संसद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोकसभा सेक्रेटेरिएट होता है। यह आपको जानकारी रखनी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सेक्रेटेरिएट की होती है, लोकसभा सचिवालय की होती है। और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के हम जानते हैं कि स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा, स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 और 94, आर्टिकल
93 और 94 स्पीकर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 93 कहता है कि जल्द से जल्द स्पीकर का चुनाव किया जाए। 94 और 93 इस विषय में बात करता है। 94 स्पीकर के पोस्ट के लिए वैकेशन रिमूवल इन तरीके के प्रावधानों के विषय में बात करता है। तो स्पीकर क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और लोकसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा के वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट की यह जिम्मेदारी होती है संसद के प्रीमाइसेस की सुरक्षा करना। और साथ ही साथ पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस करके एक बॉडी है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। तो पार्लियामेंट के ओवरऑल सिक्योरिटी का इंचार्ज पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के पास होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस लोकसभा स्पीकर के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसमें मल्टीपल एजेंसीज जुड़ी हुई होती हैं। साथ ही साथ सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, जो कि एक आर्म्ड कंपोनेंट है सीआरपीएफ की, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। इस पीडीजी का काम होता है कि यदि किसी आर्म्ड इंटरवेंशन की आवश्यकता हुई, अगर कोई हमला हो गया, अगर आर्म्ड इंटरवेंशन की आवश्यकता है, अगर वहाँ पर सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो सीआरपीएफ का आर्म्ड कंपोनेंट पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप संसद को आर्म्ड सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करता है। तो पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप या सीआरपीएफ का कंपोनेंट है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के पास ओवरऑल सिक्योरिटी को देखने का काम है पार्लियामेंट प्रीमाइसेस के। और दिल्ली पुलिस का काम था अभी तक कि वह फ्रिस्किंग करे और बैगेज स्कैनिंग करे। अब चूंकि फ्रिस्किंग और स्कैनिंग में चूक होने के कारण इस तरीके की घटना हुई, तो दिल्ली पुलिस के 8 पर्सनल्स को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद सरकार ने वहां पर क्या किया है कि सीआईएसएफ के रेगुलर डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर दिए हैं। अभी तक वहां पर सीआईएसएफ का रेगुलर डिप्लॉयमेंट नहीं था। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हम जानते हैं कि यह एक पारामिलिट्री फोर्स है, यह एक सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स है। आपको यूपीएससी के पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के भी बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीआरपीएफ की चर्चा की, सीआईएसएफ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सीआईएसएफ का अब रेगुलर डिप्लॉयमेंट पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा, ऐसा इस घटना के बाद सरकार ने फैसला लिया है। सीआईएसएफ के सिक्योरिटी विंग और फायर विंग दोनों को वहाँ पर रेगुलरली डिप्लॉयमेंट के लिए कहा गया है। हम लोगों ने स्पीकर के भी रोल को देखा। स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है और लोकसभा सेक्रेटेरिएट उनके अंतर्गत आता है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस जो कि ओवरऑल इंचार्ज है लोकसभा की सिक्योरिटी का, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का, तो वो भी स्पीकर के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी का एक जो है, यह एक बैकग्राउंड है जो आपको जानना जरूरी है। अब हम देखें कि इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई। ये तो फॉर्चुनेटली उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप देखें कि यह एक कितना बड़ा ये सुरक्षा चूक की घटना है, जहां पर कि 2 नौजवान संसद के परिसर में अंदर घुसकर वहां स्मोक कैनिस्टर्स को रिलीज करते हैं और वहां पर अंदर वो घुसने में सफल हो जाते हैं। तो इसके डिफरेंट सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। ऐसी जो सुरक्षा चूक है उसके आंतरिक भी निहितार्थ हो सकते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और उसके बाह्य भी, एक्सटर्नल भी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके कि वैसे कौन से इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि चूंकि ये हमारे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करती है यह घटना, कि पार्लियामेंट जैसे एक आइकनिक प्लेस, एक मोस्ट सेफगार्डेड प्लेस में अगर इंट्रूजन पॉसिबल है, अगर सिक्योरिटी ब्रीच पॉसिबल है, तो यह वैसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को इनकरेज कर सकता है हमारे यहाँ पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक आइकनिक प्लेसेस को टारगेट करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कंप्लेसेंसी का स्कोप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ये है कि चूंकि हमारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को ये एक्सपोज करता है, यह घटना उसे उजागर करती है, तो हमें अपने सिक्योरिटी कैलकुलेशंस में कंप्लेसेंसी का कोई स्कोप नहीं रखना चाहिए। पहला इसका इम्प्लीकेशन ये है कि देयर मस्ट बी नो स्कोप फॉर कंप्लेसेंसी इन सिक्योरिटी कैलकुलेशंस। पहली चीज तो ये है सिक्योरिटी कैलकुलेशंस।
क्योंकि इससे बात यह उजागर होती है कि यदि संसद सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में किस स्थान को सुरक्षित माना जाए, क्योंकि संसद सबसे प्रोटेक्टेड स्पेस माना जाता है। यह हमारे लोकतंत्र का आइकनिक टेम्पल कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और पूरी भारतीय जनता जो है उसे एक आस्था के केंद्र के रूप में, लोकतंत्र और संविधान के आस्था के केंद्र के रूप में देखती है। तो वैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर अगर इंट्रूजन या ब्रीच पॉसिबल है तो यह हमारे लिए एक बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि हम इन मामलों में कोई कंप्लेसेंसी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस लैब्स को शो करता है। हमने अभी चर्चा की कि इस घटना के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्टिंग सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल के अंतर्गत एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का काम होगा इस सुरक्षा चूक के पीछे जो लैप्सेस रहे हैं उसकी जानकारी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि यह इंटेलिजेंस चूक का मामला है, क्योंकि एक पूर्व नियोजित सुनियोजित तैयारी के बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि जो लोग इसमें शामिल थे, जो युवा युवती इसमें शामिल थे, वह अच्छे खासे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो हमारी इंटेलिजेंस चूक कहीं ना कहीं रही है कि इतने बड़े प्लान को भी हम लोग समय के साथ उजागर कर पाने में सक्षम नहीं हुए। तो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन इसका ये है कि हमारे लिए अपने इंटेलिजेंस अपैरेटस को मजबूत करना, पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, अत्यंत आवश्यक है। सो द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन इज दैट वी नीड टू हैव अ लुक ऑन द इंटेलिजेंस apparatus that we have now, और उसमें हमें पर्याप्त सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हो, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, वह अपडेटेड हो, वह प्रिसाइज हो और साथ ही साथ टाइमली हो। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तीसरी बात है, अभी हम लोगों ने संसद सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उसकी चर्चा की, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस की चर्चा की, सीआरपीएफ की चर्चा की, सीआईएसएफ की चर्चा की और दिल्ली पुलिस की चर्चा की। आप देखें कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली विभिन्न एजेंसियां और लोकसभा सचिवालय आपस में कोऑर्डिनेट करके संसद की सुरक्षा को इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। अब चूंकि यह मल्टी एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम सिक्योरिटी को, ध्यान रखिएगा कि आंतरिक सुरक्षा को, राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग अलग साइलोज में हम नहीं देख सकते। यहाँ पर सभी एजेंसियों के, जितनी भी एजेंसियां हैं, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन को और सुधारने और बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि इस तरीके की भारी चूक सुरक्षा में न हो सके। सो द इम्प्लीकेशन इज दैट द मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन शुड बी इम्प्रूव्ड। जो मल्टी एजेंसी, बहु एजेंसी उत्तरदायित्व है सुरक्षा को लेकर, उसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड। जो आपस में सामंजस्य है, समन्वय है सुरक्षा एजेंसियों के बीच में, उस समन्वय को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इम्प्लीकेशन अगर हम इसका फोर्थ देखें, अगर हम आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो इस पूरे मुद्दे के बाद भारत की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई और इस मुद्दे पर, ऐसे अहम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिकरण, इसके ऊपर राजनीति होना, यह राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इम्प्लीकेशन इसका यह है कि फिर इससे एक ज्वाइंट नेशनल काउंटर इस तरीके के सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को लेकर नहीं आ सकेगा। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिसाइजेशन होगा तो वैसी स्थिति में इसका एक कोई ज्वाइंट रिस्पॉन्स हम नहीं कर सकेंगे। हमने देखा कि इस घटना के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में राजनीतिक टकराव बढ़ गए। संसद में सरकार से जवाब मांगे जाने लगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी सदन में जवाब देने का दबाव विपक्ष के द्वारा बनाया गया। उसके बाद पूरा जो राजनीतिक माहौल है वह इसको लेकर गर्मा गया। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है। इसके राजनीतिकरण से सिक्योरिटी जैसे सीरियस मैटर्स पर एक कॉमन अप्रोच अपना पाना, अडॉप्ट कर पाना कठिन हो जाएगा, जबकि ऐसे मुद्दों पर एक ज्वाइंट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ज्वाइंट नेशनल काउंटर होना चाहिए। तो इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों का राजनीतिकरण कम से कम नहीं होना चाहिए और इसको लेकर एक ऑब्जेक्टिव और रैशनल अप्रोच अपनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ यह सरकार की भी जवाबदेही है कि ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सरकार भी देश के, विपक्ष के, जनता के आशंकाओं का समाधान करे और उसका उत्तर दे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं
अन्य जो इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं, जो सुरक्षा के निहितार्थ हैं, तो इसमें अगला बिंदु ये है कि हम जानते हैं इंडिया इज फेसिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नॉट इंटरनली बट एक्सटर्नली ऑल्सो। न केवल आंतरिक रूप से बल्कि बाह्य रूप से भी हमें सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि वी हैव एनिमी नेशंस इन आवर नेबरहुड ऑल्सो, वैसे देश जो कि सप्लायर ऑफ टेररिज्म रहे हैं, हु आर पोजिंग प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इंडिया यूजिंग टेररिज्म एज अ स्टेट टूल। तो अब यहाँ पर देखें कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि ऑपरेट करते हैं फॉरेन सॉइल से, हम अगर पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें, जहाँ पर से कि एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस, एंटी इंडिया टेरर ऑर्गेनाइजेशंस टेरर ब्रीडिंग का काम करती हैं और भारत के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हैं। हालांकि इस घटना में, ये जो अभी 13 दिसंबर को पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच की घटना हुई है, इसमें अभी तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में टेरर एंगल सामने नहीं आया है। हालांकि इसके अंतर्गत यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं। यूएपीए के जो टेरर रिलेटेड चार्जेस हैं वो धाराएं इसमें लगाई गई हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि ये युवा देश के जो अंदरूनी मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, मणिपुर में हिंसा का मुद्दा हो, उसको लेकर फ्रस्ट्रेटेड थे, जैसा कि बात सामने मीडिया में आई है। तो आप ये देखें कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स से जो हमारा खतरा है वो ऐसे मुद्दों में और ज़्यादा बढ़ जाता है जहां हमारी सुरक्षा बंदोबस्त की खामियां उजागर हो जाती हैं, जहां पर हमारे सुरक्षा बंदोबस्त के जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो हम जानते हैं कि देयर इज अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ टेररिज्म फ्रॉम आउटसाइड। तो इस तरीके की घटनाओं से सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ये है कि वैसे एलिमेंट्स को इनकरेजमेंट मिल सकता है और हमारे लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करने का मौका मिल सकता है। तो हमें इसको लेकर और तैयारी करने की आवश्यकता है। आगे हम बात करें कि आतंकवाद का जो खतरा है भारत के लिए एक लगातार बना हुआ खतरा है। भारत के लिए टेररिज्म, इंडिया हैज़ ऑलवेज अटेम्प्टेड टू ब्रिंग एन इंटरनेशनल कंसेंसस ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म, और इसके लिए 1996 में इंडिया ने प्रपोज भी किया था एक कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर। भारत ने वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का प्रस्ताव किया था 1996 में, 1996 में। हालांकि इसके ऊपर अभी कोई अंतर्राष्ट्रीय एकमत या कंसेंसस नहीं बन पाया है, क्योंकि टेरर को डिफाइन करना कठिन है। सभी देशों की टेररिज्म की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी परिभाषा है, जिसके कारण कि इसको लेकर एक कंसेंसस डेवलप कर पाना कठिन होता है। तो ऐसा कोई CCIT, कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म, अभी तक सफल नहीं हो पाया है, अभी तक आकार नहीं ले पाया है। लेकिन यह भारत के लिए इस तरीके के केसेस इस चीज़ को उजागर करते हैं कि हमें आतंकवाद के मुद्दे पर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत उपायों पर बल देना होगा, और इंटरनेशनल और नेशनल जो टेरर रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैं हमें उस पर ध्यान देना होगा। हालांकि मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने कि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है, और इसके पीछे के मोटिव्स क्या थे वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि फिर भी यह संसद जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का मामला है, और वहाँ पूर्व में आतंकवादी हमला हो चुका है, इसीलिए हम इसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आतंकवाद से जोड़कर हम इस मामले को देख सकते हैं। तो बात तो एक ये हो गई कि हमारा जो पुश है नेशनल और इंटरनेशनल टेरर मैकेनिज्म को लेकर, जो काउंटर टेरर मैकेनिज्म को लेकर, तो उसमें हम SCO जैसे भी संगठन के अंतर्गत, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन के अंतर्गत भी रीजनल काउंटर टेरर स्ट्रक्चर, जो वहाँ पर रैट्स की व्यवस्था है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, तो उस तरीके से हम एक रीजनल काउंटर टेरर स्ट्रक्चर बनाने का हम पहल करें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी CCIT जैसे मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ ये है कि यह हमारे लिए सुरक्षा चुनौती के एक अलग डायमेंशन को खोलता है। आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि भारत के समक्ष जो सुरक्षा चुनौतियाँ हैं वो कन्वेंशनल नेचर की भी हैं और नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल नेचर की भी हैं, परंपरागत तरीके की भी हैं और अपरंपरागत तरीके की भी हैं। परंपरागत तरीके की जो सुरक्षा चुनौतियाँ हैं उनमें अगर हम भारत की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की, तो उसमें वामपंथी उग्रवाद का मामला आता है,
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हम जिसे कहते हैं, वामपंथी हिंसा का मामला आता है और आतंकवाद का मुद्दा है, संगठित अपराध का मुद्दा है। तो भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में ये सभी चीज़ें सामने आती हैं। परंतु इस मामले में हम लोगों ने देखा है कि जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट से अभी तक बात सामने आई है, यह जो युवक हैं, युवतियाँ हैं जिन्होंने इस तरीके की घटनाओं को 13 दिसंबर 2023 की घटना में जो लोग शामिल रहे हैं, वो लोग इस देश के ही नागरिक हैं और अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि वो सरकार की नीतियों से नाखुश होकर और देश में अभी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताने का प्रयास किया है। वे सभी भगत सिंह की विचारधारा से प्रेरित युवक और युवतियां रही हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। और साथ ही जिस तरीके से भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक हार्मलेस बॉम्ब को विस्फोट कर उस समय की औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया था और भगत सिंह ने कहा था कि बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए इस तरीके के विस्फोट आवश्यक हैं। तो कहीं उसी तरीके की विचारधारा से प्रेरित होकर यहाँ पर इन युवकों ने, इन युवतियों ने इस तरीके से एक जो है सुरक्षा चुनौती पेश की है। इसे अलग डायमेंशन के रूप में इसलिए देखा जाना चाहिए क्योंकि देश के अंदर भी जो ज्वलंत जो समस्याएं हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रही हैं और वैसी स्थिति में वह एक्सट्रीम सबवर्सिव एक्शन लेने के लिए वह प्रेरित हो रहे हैं। तो इस तरीके से यह एक अलग डायमेंशन नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज को लेकर उत्पन्न करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करता है, जहां पर कि देश के लोग ही देश की समस्याओं से फ्रस्ट्रेट होकर और डेस्परेट होकर, जहां तक अभी तक जो जांच में बात सामने आई है कि उन्होंने आउट ऑफ डेस्परेशन ये काम किया है। तो हमारे लिए एक अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी चैलेंज पेश करता है, प्रस्तुत करता है। अभी तक हमारे सामने जो सुरक्षा चुनौतियां रही हैं वह कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल रही हैं, तो हम इसे एक अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी थ्रेट स्टेट एक्टर से भी होता है और नॉन स्टेट एक्टर से भी होता है। स्टेट एक्टर से भी और नॉन स्टेट एक्टर से भी होता है। स्टेट एक्टर्स का अर्थ ये होता है कि अगर हमें सुरक्षा चुनौतियां किसी सरकार से हैं, किसी गवर्नमेंट से है, किसी अथॉरिटी से है। नॉन स्टेट एक्टर का अर्थ होता है जो कि नॉन गवर्नमेंट नेचर की हैं, जिनकी कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है। जैसे अगर हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि स्टेट और नॉन स्टेट जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके ये सिचुएशन को फर्दर कॉम्प्लिकेट करता है। इसका हमारे लिए सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है? हम जानते हैं कि अभी खालिस्तान सेपरेटिज्म के मुद्दे पर खालिस्तानी अलगाववाद का जो विषय है वो भी हमारे लिए सुरक्षा चुनौती विशेषकर पंजाब जैसे राज्यों में पैदा कर रहा है। उसी तरीके से आप देखें कि जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उससे भी सिक्योरिटी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गए हैं। तो अगर इस तरीके का जो 13 दिसंबर 2023 की घटना हुई है तो इससे आप देखें कि इस तरीके के यूथ के डेस्परेशन को यह एंटी नेशनल एलिमेंट्स, जो भारत विरोधी जो तत्व हैं, वह इसे टैप करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो स्टेट और नॉन स्टेट जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर नॉन स्टेट जो सिक्योरिटी चैलेंज है इसमें एक अनदर डायमेंशन तो ये ऐड करता ही है, जहाँ युवा अपने डेस्परेशन के कारण इस तरीके की सबवर्सिव और एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो हमारे सामने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो भी इसमें एडअप होकर एक वेरी चैलेंजिंग कॉकटेल पैदा कर सकते हैं। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं। अगर हम इसमें फर्दर 9th पॉइंट की बात करें तो चूंकि ये पूरा मामला सोशल मीडिया की काफ़ी इसमें भूमिका रही है। सोशल मीडिया पर जितने भी एक्यूज थे, जो भी आरोपी लोग हैं इस सुरक्षा सेंध के मामले में, तो इन आरोपियों पर ये आरोपी आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी पेज बनाई और अपने सभी जो है गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्लान किया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है वो इस स्टेज तक अब बात आ गई है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन पर टारगेट सोशल मीडिया के द्वारा प्लानिंग करके हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में सोशल मीडिया
से जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेज पैदा होती हैं, हमें उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसका जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यह है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के भी यूसेज में इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर यूथ का रेडिकलाइजेशन ना हो, वहाँ पर यूथ एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ प्रेरित ना हो जाएं, और वह अपने आवाज़ को, अपनी बात को अगर पहुँचाना चाहते हो तो उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाएं। तो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन इसका ये है कि सोशल मीडिया से जो उत्पन्न होने वाली इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं, हमें उन्हें एसेस करने की ज़रूरत है, हमें उसका आकलन करने की ज़रूरत है और उसके अनुसार अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो देयर आर वेरियस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड, जिसमें कि स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स भी, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सुरक्षा नीति को विकसित करना होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, और आप अपने इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक को ज़रूर लिखें। थैंक यू।